हेलो एवरीबॉडी, चलें हम इस वीडियो में क्लास 8th के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर देखते हैं। देखिए, इसका पहला टॉपिक है व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत पड़ती है, किसी भी देश को संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके वजह से, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें कुछ बेसिक रूल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक रूल होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी देश क्या चलता है। किसी भी देश को चलाने के लिए जो बेसिक रूल होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ है जिसके वजह से कोई भी सिटीजन जो है, कोई भी देश का नागरिक है, वो एस्पायर करेगा कि वो जिंदा रहे। कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही वो आसानी से देश में रह सकता है। एस्पायर टू लिव इन, सिटीजन एस्पायर टू लिव इन ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल नेचर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल नेचर होता है सोसाइटी का। ये सोसाइटी की नेचर दिखाता है कि कैसी सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, कैसा वहाँ का कायदा कानून है, कैसे वहाँ पे इक्वलिटी है, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली जो है सेट ऑफ रूल एंड इशू होते हैं। सेट ऑफ रूल रहता है जिसके वजह से, जिसके थ्रू देश चलता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें जो है नेपाल की स्टोरी दी हुई है। नेपाल की स्टोरी में आप अगर देखेंगे, यहाँ पे नेपाल में ये दिया गया है कि नेपाल पहले एक मोनार्की कंट्री था। मोनार्की मतलब एक राजा का शासन था वहाँ पे, लेकिन ये डेमोक्रेटिक बना, उसी के बारे में इसमें दिया गया है। जैसे कैसे बना, हम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेपाल ने 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया कि आज से जो है हमारा देश जो है ये संविधान के हिसाब से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया आपका 1990 में। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, लेकिन यहाँ पे फाइनल पावर जो थी किंग के पास थी, कि राजा ही डिसीजन लेगा। फाइनल पावर किसके पास थी, किंग के पास थी। फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रगल हुए, फिर ऐसे चला नहीं। फिर 2006 में स्ट्रगल के बाद और संघर्ष हुए, और यहाँ पे दिया गया कि राजा के पावर को समाप्त किया जाएगा। एंड पावर ऑफ किंग, राजा के पावर को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। और बाद में क्या हुआ कि जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ख़त्म कर दिया गया, और फाइनली 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया आपका, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया आपका 2015 में। और उसके बाद ये आपका नेपाल में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। मैं अगर रिपीट करूं तो पहले यहाँ पे मोनार्की थी। मोनार्की मतलब क्या, राजा का शासन था। फिर ये डेमोक्रेटिक बनी। 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया और राजा को फाइनल पावर दिया गया। 2006 में स्ट्रगल स्टार्ट हुई और ये राजा के पावर को भी ख़त्म कर दिया गया। फिर बाद में 2015 में अच्छे से यहाँ पे डेमोक्रेसी चली। अगर आप इससे देखेंगे, इसमें फाइनल स्टोरी क्या थी इसमें नेपाल वाले में, तो नेपाल वाले में देखेंगे कि इसमें ये ध्यान में रखा गया कि माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी जो कम संख्या में है, उनके पावर को कभी भी दबाया ना जाए। और डिक्टेटरशिप जो है उसको लाया ना जाए। यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी बताइए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं ये इसमें देखिए। जैसे इंडिया भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो इसमें आप पहला अगर देखेंगे, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब होता है आपका कि जो पावर है वो डिवाइड है। कैसे डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है। इससे छोटे अगर आप थर्ड टायर में जाएंगे तो यहाँ पे पंचायती राज आ जाता है। पंचायती राज का पावर, जैसे मान लो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, जैसे मान लो कि इस समय सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी भी आप देखते हैं, आर्मी हो गया, फिर
आपका पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सब किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, अगर दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, यूपी में योगी जी हैं, तो इनके पास भी इनकी पावर होती है कि ये देश को उस एरिया को, पार्टिकुलर एरिया को चला सकते हैं। उनकी लॉ, जैसे वहाँ पे कैसे शिक्षा देना है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, फिर आपका कैसे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो ये स्टेट के पास ये पावर होती है। फेडरलिज्म मतलब कि पावर एक इंसान के पास नहीं रहता है, एक शक्ति के पास नहीं रहती है, पावर डिवाइड है। जैसे सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, उससे छोटे लेवल पे भी, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया शहर में, गांव में आपका पंचायती राज हो गया, इस पे डिवाइड होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें एक होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब ये पावर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो भी इंसान 18 साल से ऊपर है वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। तो ये सबके लिए, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, या तो मेल हो फीमेल हो, वो क्या कर सकता है? वो वोट दे सकता है। वो इलेक्शन के द्वारा इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन उसके ऊपर राज करेगा? इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन उसके ऊपर राज करेगा, वो उसको वो अपने वोट के हिसाब से उसको क्या करेगा? चूज कर सकता है। कोई भी इंसान कंटेस्ट इलेक्शन लड़ सकता है, ये देता है। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो चुने जाते हैं लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए। अकाउंटेबल, देखिए स्पेलिंग आप देख लेंगे इसकी। अकाउंटेबल टू पीपल। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जो भी इंसान 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। कोई भी इंसान चाहे तो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, वो इलेक्शन में उठ सकता है। और वो लोगों के लिए, जो भी लोग चुना जाए, जो भी इंसान इलेक्शन लड़ेगा जीतेगा, वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होगा, उसकी सभी मांगे क्या करेगा? पूरी करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर डिवाइड है। जैसे देखो 3 पार्ट में पावर डिवाइड होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। जैसे मान लो अगर सरकार बोल दे कि हम सिगरेट इंडिया में बैन कर रहे हैं, सिगरेट को गवर्नमेंट बोले कि सिगरेट बैन हो जाएगा, नहीं चलेगा, तो ये कानून बनेगा कहाँ? लेजिस्लेटिव में, लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश होगा, फिर प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा। तो जहाँ पे रूल बनती है, मेक लॉ, ऐसी बॉडी जहाँ पे कानून बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बोलते हैं। अब कानून बन गया, अब मान लो कि कोई दुकानदार है, कोई इंसान है जो कि इलीगली सिगरेट बेच रहा है, तो उसको पकड़ने का काम कौन करेगा? पुलिस करेगा, सीएम करेंगे, पीएम करेंगे, डीएम करेगा। तो जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। जो नियम बनाता है उसे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। जो लॉ इम्प्लीमेंट करता है उसे क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। और मान लो कि लॉ बना कि सिगरेट बैन है, कोई इंसान बेच रहा है, उसको पकड़ा गया, पकड़ के कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट में ले जाएंगे। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस पर क्या करना है, कौन सी एक्शन लेना है, कितनी सज़ा देना है उसे। तो वो क्या होता है? जो आपका डिसीजन देता है कि कौन सा उस पर क्या कार्रवाई करना है, उसे क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशरी। मतलब जो नियम बनाता है उसे लेजिस्लेटिव, जो इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, और जो उस पर डिसीजन देता है उसे क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। यही सेपरेटिंग ऑफ पावर है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें फंडामेंटल राइट। हम यहाँ पे जब इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमारे पास कुछ न कुछ फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो ये बताते हैं कि कोई भी इसे हमें छीन नहीं सकता है। जैसे राइट टू इक्वलिटी,
राइट टू इक्वालिटी, लड़का लड़की समान। कोई भी लड़का है अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी अगर 40,000 है, लड़की भी अगर सेम पोस्ट पे काम कर रही है तो उसकी भी सैलरी 40,000 ही होगी। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप असम, नागालैंड, चाहे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी आसानी से घूम सकते हैं, आपके पास घूमने की आज़ादी है। फिर इसमें फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के खिलाफ आपके राइट है। जैसे कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर 14 साल से नीचे है, लेस देन 14 ईयर है, तो वो डेंजरस किसी भी शीशे के फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। उसके पास ये राइट है कि वो फ्रीली स्कूल में जाके पढ़ सकता है। राइट टू एजुकेशन है उसके पास, वो आसानी से जाके फ्री में स्कूल में पढ़ सकता है। किसी भी माइन में 14 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता है। फिर इसमें है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको किसी भी धर्म अगर चाहोगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, आपके पास पूरी राइट है। फिर इसमें है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब कि आप चाहो तो किसी भी कल्चर, किसी भी एजुकेशन का, किसी भी धर्म के बारे में पढ़ सकते हो। जैसे आप बुद्धिस्ट धर्म में पढ़ सकते हो, आप चाहे तो इस्लाम धर्म पढ़ सकते हो। किसी भी इंसान को राइट है कि कोई भी धर्म के बारे में वो पढ़ाई कर सकता है, यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं है। और लास्ट है इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट माना जाता है। क्यों? इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि अगर मान लो आपके कोई जो भी फंडामेंटल राइट हैं कि आपके साथ इक्वलिटी से पेश नहीं किया जा रहा है, आप घूम रहे हैं तो कहीं भी आपके साथ पुलिस आपके साथ इलीगल तरीके से व्यवहार करिए, तो आप कोई भी आपके साथ अगर हनन हो रहा है, कोई भी आपके साथ राइट के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप उसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसी में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में दिया गया कि कैसे आप कोर्ट में जाएंगे और कैसे उसको डील करेंगे। नेक्स्ट है इसमें सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब कि इंडिया में आप हैं तो कोई भी रिलीजन आप आसानी से धारण कर सकते हैं। जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो कोई भी रिलीजन में आप जा सकते हैं और किसी भी धर्म को यहाँ पे आगे नहीं रखा जाएगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, गल्फ कंट्री इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया हिंदू देश नहीं है। इंडिया कैसा देश है? सेकुलरिज्म मतलब यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को क्या दिया जाता है? इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है, कोई भी धर्म आगे नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदू ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हिंदू को नौकरी में ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी हैं सबके लिए इक्वल पेपर होगा, एक ही पेपर होगा और उनको एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म। मतलब धर्म के हिसाब से सब कोई क्या है? समान है, कोई भी धर्म आगे नहीं है। ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के सॉल्यूशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू।